हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉरियर डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ सुनील गुप्ता। मैं वॉरियर डिफेंस एकेडमी का बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। देखिए, मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और मैं यहाँ पे एक बायोलॉजी की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपके यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और जो हमारा पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन एनडीए, सीडीएस या हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। हम समझ नहीं पाते कि अच्छा ये क्वेश्चन आया तो कहाँ से आया। अभी सीडीएस के लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था जिसको ऑलमोस्ट मैं मानूँ तो सीरियसली मानूँ 90% बच्चों ने गलत करके आए हैं वो सारे क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन ये था कि एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो उसका जो आंसर था वो पंचनन महेश्वरी था। बहुत लोगों ने ढूंढा उसको, फिर मुझसे क्वेरी पूछी बच्चों ने, तो फिर मुझे उसका मैंने आंसर दिया, तो बाद में वो काफ़ी क्लियर हुआ। तो कुछ ये एक ऐसा टॉपिक रहा है, हमेशा से ऐसा टॉपिक रहा है कि टीचर्स भी इग्नोर करते रहे हैं और हमेशा बच्चे भी इग्नोर करते रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्डिंग्स आपको, अभी आप देखिए मैं स्टार्टिंग करूंगा तो कुछ ऐसे वर्डिंग्स मिलेंगे आपको जो काफ़ी टफ रहेंगे। लेकिन उसके लिए आप प्रॉब्लम मत करिएगा, परेशान मत होइएगा, केवल वर्डिंग्स की बात है। लेकिन फैक्ट के वाइज देखा जाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। एनडीए से हर बार क्वेश्चन बनता है। एक मुझे याद है क्वेश्चन एनडीए के लास्ट ईयर एक आया था मार्सिलिया को लेके, मार्सिलिया था। अब उसमें बच्चे यही कंफ्यूज हो गए कि मार्सिलिया है क्या, पर उन्होंने बाकी के 3 ऑप्शन नहीं देखे थे कि कैसे हम क्लासिफिकेशन, अगर उन्होंने पढ़ी होती तो वो बहुत इजीली एलिमिनेट कर लेते और उनका आंसर आ गया होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। आप इस चीज़ को पढ़ते रहिएगा। और बाकी ये जो ऑनलाइन सीरीज चल रही है ये तब तक के लिए है जब तक अभी आपका ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रहे, तब तक हम ऑनलाइन सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़रूर इसको देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। स्टडी किस चीज़ की है, जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। किस बेसिस पे अरेंज करना है, उनके किसी कैरेक्टर्स की बेसिस पे, कोई सिमिलरिटीज़ हो या फिर उनकी कोई डिसिमिलरिटीज़ है, उस बेसिस पे हम क्या करें, उनको एक अरेंज कर दें और उनको एक ग्रुप के फॉर्म में हम लिख लें। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हमें इसके 2 फायदे मिल जाते हैं। एक तो देखिए इनका ओरिजिन क्या होगा और इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे आप जानते हैं आर्की बैक्टीरिया, मैं क्लास में हमेशा बताता आया हूँ, आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में। बाकी इवोल्यूशन के थ्रू, इवोल्यूशन का मतलब किस तरीके से ये टाइम टू टाइम अपने आप को इन्होंने डेवलप किया और इवोल्यूशन होके आज जो भी प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं ये सारे क्या है, ये सब इवोल्यूट हुए हैं अपनी तरफ से। इवोल्यूशन के बाद ही ये सारे बने हैं। तो क्या क्या इनकी ओरिजिन होगी, कैसे इनका इवोल्यूशन होगा, आइडेंटिफिकेशन करें और इनके ग्रुपिंग कर दें। अगर हमने सबको ये चीज़ों को पहचान लिए, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम उनको क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई करके उनको उनके नाम के बेसिस पे, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग्स कर देंगे। तो ये फायदा होता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए। स्टार्टिंग होती है आपकी एरिस्टोटल से, ये इसकी हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, एरिस्टोटल क्या है, एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ये आपका एनडीए में पूछा जा चुका है एक बार, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो क्या होगा आपका एरिस्टोटल। ठीक है, इनका देखिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने सबसे पहले दिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे, 2 बेसिस पे दिया इन्होंने। एक तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। जिनमें प्रेजेंट है उनको इन्होंने बोला इनाइमा और जिनमें एब्सेंट होती है उनको इन्होंने बोला क्या, अनाइमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ई और ए का फर्क है केवल। इनाइमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है और अनाइमा जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। दूसरा इनका बेसिस था हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब वो किस जगह पे रह रहे हैं, किस जगह पे वो पाए जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में, वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। कुछ जो लैंड के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो एयर में पाए जाते हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, 2 बेसिस पे इन्होंने, पहले 2 बेसिस पे इन्होंने ग्रुपिंग्स कर दी। ठीक है, पूछा गया है ये चीज के बारे में कि सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल। ठीक, दूसरी देखिए, इसके बाद आए आपके थियोफ्रेस्टस। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने, जैसे ये फादर ऑफ जूलॉजी थे तो इन्होंने एनिमल्स को ग्रुपिंग कर दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स की ग्रुपिंग की। किस बेसिस पे की, इन्होंने 4 बेसिस पे की। क्या थे, एक ट्रीज,
श्रब, अंडर श्रब्स और हर्ब्स। ट्रीज क्या हुए, जो बड़े पेड़ थे उनको इन्होंने ट्रीज में रख दिया, ठीक है। श्रब्स यानी जो झाड़ियां होती हैं, जो मीडियम हाइट की झाड़ियां थी उनमें ग्रुपिंग्स हो गई। अंडर श्रब्स जो और छोटी झाड़ियां थी उसके बेसिस पे, और हर्ब्स, हर्ब्स मतलब बहुत छोटे पेड़ पौधे जैसे आपके वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो सब हर्ब्स में आ जाते हैं। इन 4 बेसिस पे इन्होंने ग्रुपिंग्स कर दी। और इनका एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कुछ टर्म्स दिए। क्या टर्म्स थे? एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। इंपॉर्टेंट टर्म है। एनुअल का मतलब क्या होता है, हम जैसे कहते हैं एक मासी, द्विमासी और 12 मासी, ठीक है। आज भी हम लोग इसी बेसिस पे प्लांट्स को कई बार क्लासिफाई कर लेते हैं। एनुअल्स जो साल में एक बार हो। क्या हो एक बार में? इनका लाइफ साइकिल सीड से सीड तक। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब भी प्लांट्स का पूरा डेवलपमेंट होता है, पहले आप भी जानते हैं सीड्स होती है, सीड्स डेवलप करके क्या बनाता है आपका प्लांट, प्लांट पूरी बॉडी बनी, प्लांट के बाद आपका फ्लावर बना, और फ्लावर के बाद फिर फ्रूट, और फ्रूट के बाद फिर से क्या होता है सीड। तो ये सीड से सीड तक होना इनका क्या कहलाता है? पूरा लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में ये कितना टाइम ले रहा है कोई प्लांट? अगर एनुअल है इसका मतलब एक ईयर में, 1 ईयर में अगर इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? एनुअल या फिर एक मासी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए बाइनियल, बाइनियल का मतलब हुआ 2 साल में, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे ये देखिएगा, ये बाइनियल है। एक वर्ड और आता है जहां पे लिखा जाता है बाई एनुअल। बाई एनुअल का मतलब होता है, ए होता है इसमें, बाई एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार, लेकिन बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में 1 बार। तो ऐसा प्लांट जिनका लाइफ साइकिल 2 साल में 1 ही बार कंप्लीट होता है उन्हें बाइनियल बोलते हैं। और पेरेनियल जिनका 2 ईयर्स से ज्यादा का लाइफ साइकिल चलता है, 3 ईयर्स और अप टू 4 ईयर्स तक की लाइफ साइकिल वाले प्लांट्स को पेरेनियल में रख दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड देखिए कार्डोलस लीनियस। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में पूछा गया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कार्डोलस लीनियस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्लासिफाई किया। अभी आप इसके पहले देख रहे थे, एक ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी के थे, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। इसी तरह कार्डोलस लीनियस ने क्या किया? इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्लासिफाई किया। इन्होंने जो ग्रुप बनाई प्लांट्स की उसको बोला प्लांटी, और जो एनिमल्स की ग्रुप थी वो था एनिमेलिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स भी। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स में इन्होंने ग्रुपिंग तो कर दी, रख तो दिया, लेकिन फिर भी इनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। कैसे ड्रॉबैक्स थे इनके? एक ड्रॉबैक्स तो ये था इनका कि देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। क्लास में मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जिन्हें हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस पाए जिनके न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते और इनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं पाया जाता इनमें, ठीक है। तो इन्होंने इसके बीच में कोई डिस्टिंक्शन ये नहीं कर पाए थे। दूसरा इनका ड्रॉबैक ये भी था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर शो कर देते थे, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर देता है तो ये प्लांट्स के कैरेक्टर भी शो कर देता है, और अगर कंडीशंस नहीं होती हैं तो ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए एनिमल्स के कैरेक्टर भी शो कर देता है। इस वजह से क्या हुआ देखिए, अब यूग्लिना को क्या होगा, ये प्लांट में भी आ जाएगा, एनिमल में भी आ जाएगा, तो यानी ये क्या रहा, इनका ड्रॉबैक रहा। एक चीज और, कई सारे डीप सी एनिमल्स होते हैं, ओशन फ्लोर्स पे पाए जाते हैं बहुत ही डीप में, वो प्लांट्स के भी कैरेक्टर शो कर देते हैं। किस बेसिस पे? उनमें सेल वॉल भी पाई जाती है। तो अब आप भी जानते हैं अगर प्लांट को क्लासिफाई करते हैं हम लोग तो हम सीधे स्पेसिफिकली बोलते हैं कि प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, पर अगर एनिमल्स में भी सेल वॉल पाई जा रही हो तो इस तरीके से तो आप क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, इनको कुछ अलग बेसिस देना पड़ेगा क्लासिफिकेशन का। तो ये इनके क्या थे, ये इनके ड्रॉबैक्स थे। दूसरी चीज देखिए इनके बुक्स अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है। 2 बुक्स के मैंने नाम लिख दिए, वैसे काफी सारे थे। फिलोसोफिया बॉटेनिका एक बुक है और दूसरी सिस्टम नेचुरल। दोनों बुक्स कई बार पूछी जाती हैं, छोटे एग्जाम्स में तो बहुत बार रिपीट होती हैं, एनडीए या सीडीएस में होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। देखिए फोर्थ देखिए डी कैंडोल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार अपने स्टडी में, क्लासिफिकेशन की स्टडी में इन्होंने वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर वर्ड्स का यूज किया। वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर क्या होता है? वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम ऑफ फ्लोएम मैंने आपको क्लास में कई बार बताया, जाइलम का क्या काम होता है, वाटर कंडक्शन का, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में, ऐसे टिश्यूज जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें जाइलम बोलते हैं। फ्लोएम का क्या मतलब है, जो फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें फ्लोएम बोलते हैं। तो जिनमें जाइलम ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट होगा उनको हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, और जिनमें एब्सेंट होता है उनमें हम बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। तो डी कैंडोल ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, इस बेसिस पे कि कोई प्लांट वेस्कुलर है कि वो नॉन वेस्कुलर है। अब देखिए हमारा फिफ्थ हो गया बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन था, और इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का था ये था प्रेजेंस ऑफ सीड्स एंड एब्सेंस ऑफ सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें बीज पाए जाते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स जिनमें बीज नहीं पाए जाते, ये इनका बेसिस था। एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। एंगलर एंड प्रांट, इनका देख लीजिए, इनका क्या बेसिस था, इन्होंने पहली बार फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स का यूज किया इन्होंने। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ आपका, वंशावली। वंशावली जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फाइलोजेनेटिक का मतलब आप ये समझिएगा इवोल्यूशन ही, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे हम कहते हैं ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन हुआ वो एप्स से हुआ, ऑरंगुटन्स हो गए, चिंपांजीज हो गए, वहां से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो हम जब अपना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम उनमें किसका नाम लिखेंगे, हम एप्स का लिखेंगे। ऐसे ही सारे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका कैसा क्लासिफिकेशन हुआ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स पे, वो किसने दिया, एंगलर एंड प्रांट ने। फिर देखिए पंचनन महेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आपका सीडीएस का जो 2020 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, और पूरी उम्मीद है मेरे किसी ने भी ये टॉपिक कवर नहीं किया था, और ये एग्जाम्स में मैक्सिमम बच्चों ने गलत ही करके आए थे, क्योंकि ये जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है ये कवर नहीं किया जाता, ठीक है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ। देखिए इस बार अगर ये पूछा गया तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपके बाकी के 6 जो हैं उनमें से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा हर एक के बारे में। बस आपको सिंगल लाइन याद रखनी है कि इनका बेसिस क्या था। तो देखिए इनका बेसिस क्या था, इन्होंने बोला था एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, इनकी जो एम्ब्रियो है उनका जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो से जो प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ये किसने बताया था, पंचनन महेश्वरी जी ने। अब देखिए अब हम बात करते हैं आर.एच. विटेकर की। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आज के टाइम पे जो भी हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं हम इसी बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ठीक है। अब देखिए बात किंगडम की आई है तो ये देख लीजिए, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, किंगडम सबसे पहले रखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, फाइलम, फिर हम देखते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड बिल्कुल लास्ट में आता है आपका स्पीसीज। ये देखिए आप ये किस तरीके से समझेंगे, याद करने की आपको केवल ये ज़रूरत है, इसका ऑर्डर आपको याद करना ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि क्लास के बाद क्या आता है या स्पीसीज के पहले क्या आता है, ठीक है, ये आपको ज़रूरी है याद करना। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपका टोमेटो का। एक टोमेटो का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, अगर किंगडम की बात किया जाए तो प्लांट किंगडम से है, अगर फाइलम देखा जाए तो जो टोमेटो है उसको हम रखते हैं मैग्नोलियोफाइटा, इसका जो क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, इसका जो ऑर्डर है सोलेनेल्स, फैमिली हम कहते हैं सोलेनेसी, जीनस हम कहते हैं सोलेनम, और स्पीसीज का क्या नाम है जो आप टोमेटो खाते हो आप घर पे, उसको बोलते हैं सोलेनेसी लाइकोपर्सिकम। नहीं याद करने की ज़रूरत है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। देखिए हमने कितनी लंबा चौड़ा लिख के रखा हुआ है, यही बेसिस है आपका क्लासीफाई, ताकि आप बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से उनको क्या कर सकिए, हायरार्की बेसिस पे उनको अरेंज कर पाए। इसी तरीके से आप जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स को देखेंगे हमने उनको इसी बेसिस पे क्लासीफाई किया होता है, ठीक है। तो देखिए आर.एच. विटेकर ने क्या दिया था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम्स में क्या क्या थे, पहला था आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। कई बार एनडीए में ये मैंने कई बार पढ़ाया है तो उनको मैंने देखा है वो यही नहीं याद रख पाते कि मोनेरा में क्या आता है या प्रोटिस्टा में क्या आता है। ध्यान रखिए, इस बार बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक्स आते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया को ही इसमें रखा गया है मोनेरा में। फिर देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सारे ऐसे हैं जो कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। केवल मोनेरा ऐसा है जो कंप्लीटली क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो देखिए आर.एच. विटेकर ने जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इसके कुछ बेसिस बनाए थे उन्होंने। क्या बेसिस था, पहला बेसिस था सेल का टाइप कैसा होगा, क्या वो यूकैरियोटिक है, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया।
दूसरा देखिए सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आप जानते हैं ऑर्गेनिजम्स या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब वो एक सेल के बने हैं या एक से ज़्यादा सेल के बने हैं, ठीक है। उस बेसिस पे क्या कहा, उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। थर्ड देखिए उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जो अपना पोषण ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं। आप जानते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मोस्टली क्या है, सारे तो ऑटोट्रॉफिक ही हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, एनिमल्स आ जाते हैं। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक जो डेड एंड डिके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो मरे हुई चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या कह सकता हूँ, फंजाई, फंजाई क्या करता है, ये एक सेप्रोफिटिक है। तो देखिए कैसा उनका न्यूट्रिशन होगा, वह स्वपोषी होंगे पर या फिर परपोषी होंगे, खुद से खाना बनाते हैं अपना या फिर दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी इनका क्या था, एक मोड ऑफ क्या कहते हैं, बेसिस था क्लासिफिकेशन का, ठीक है। देखिए लास्ट चीज वायरस, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, वायरस को इस किसी ग्रुप में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, जानते होंगे वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कंसीडर करते हैं। जब तक इनको होस्ट नहीं मिलता तब तक ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, इस वजह से इनको किसी भी इस किंगडम्स में रखने का फायदा नहीं रहा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वायरस को हमने अलग से क्लासिफाई किया है, ये वायरस का भी क्लासिफिकेशन मैं आगे चल के इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहला स्टार्ट करते हैं हम मोनेरा से, ठीक है। मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। और क्लास में जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस बताया था, मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में स्पेसिफिकली कौन आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं या फिर साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मोनेरा में ध्यान रखिएगा कौन आ जाता है, बैक्टीरिया, ठीक। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया कौन से किंगडम में क्लासिफाई होता है तो आपका आंसर क्या होगा, मोनेरा, ठीक है। तो देखिए मोनेरा को दो डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया, पहला आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जहाँ पे भी ये यू वर्ड आता है आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है। जैसे यू कैरियोटिक था तो मैंने आपको बोला था जिसमें टू न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सबसे अर्लीस्ट आने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, जो पहले सबसे इस वर्ल्ड में जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए वो कौन थे, वो आर्कीबैक्टीरिया ही थे। इनकी खासियत क्या है, ये एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के लिए ये फेवरेबल होते हैं, मतलब ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। कैसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, डेजर्ट्स वाले इलाके हैं, बहुत हॉट इलाके हैं, या फिर कोई बहुत ही एसिडिक इलाका है, ऐसी सारी जगह पे इनका क्या होता है, हैबिटेट पाया जाता है। तो इस बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई कर रखा है आर्कीबैक्टीरिया को। जैसे मिथेनोजेंस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनिमल्स होते हैं, जो ये क्या कहते हैं, प्लांट्स वगैरह का इंटेक करते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके गट में पाए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए काऊ बफेलो को मान लीजिए, ये उन काऊ बफेलो के गट्स में पाए जाते हैं, नेक के गले में पाए जाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हेल्प करते हैं आपके जो प्लांट्स जो सेलुलोज के बने होते हैं उसको डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। और आपने देखा होगा गोबर गैस जब हम बनाते हैं तो हम काऊ डंग से बनाते हैं, क्या फ़ायदा है उसमें, क्योंकि उसमें मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। अब देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हो सकता है इसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, ठीक है, कि ऐसे बैक्टीरिया जिससे गोबर गैस बन रहा है उनमें कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो मिथेनोजेंस टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरा देखिए हेलोफाइल्स, हेलो वर्ड क्लास में मैंने आपको कई बार बताया, जहाँ हेलो वर्ड आएगा इसका मतलब होता है सेलाइन कंडीशन, नमकीन, ठीक है, जहाँ सेलाइन कंडीशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही सेलाइन कंडीशंस में पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेलोफाइल्स बोला जाता है। थर्मो एसिडोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर्स में या फिर एसिडिक कंडीशन में, ऐसे बैक्टीरिया जो एसिडिक कंडीशन और काफ़ी हाई टेम्परेचर वाले इलाके में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। इनका 110 डिग्री तक के सेल्सियस के इन्वायरमेंट में भी इन्हें पाया देखा गया है। देखिए आर्कीबैक्टीरिया के बाद हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं, ठीक है। देखिए कई बार क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया को इसमें इंक्लूड भी कर दिया जाता है। कई बार क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो इनको अलग से भी लिखा जाता है, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा आपने सुना होगा, सबसे छोटा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सबसे बड़ा तो आप जानते हैं ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सिंगल सेल है, और बाकी अगर कहा जाए सिंगल सेल सबसे छोटा क्या है तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी इंक्लूड हो जाता है। तो देखिए यही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। यू बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद
सिंथेसाइज करते हैं। कैसे सिंथेसाइज करते हैं? या तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज करते होंगे, अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपका क्या आ जाता है, ये साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था आपके एनडीए में कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, तो कई बार एल्गी नाम करके हम क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम एल्गी में कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। दूसरा देखिए, कीमोसिंथेटिक, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? केमिकल्स के थ्रू लेते हैं। किसके सिंथेसिस से? भाई अगर वो नाइट्रोजन हो गए या फिर फॉस्फेट्स हो गए, नाइट्रोजन फॉस्फेट्स के आयन को डिसोशिएट करेंगे तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो उससे क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके ऑटोट्रॉफिक। अब आपका आता है क्या, हेट्रोट्रॉफिक, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल में इसमें मेन एग्जाम्पल आता है आपका सेप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिके पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपके कोलेरा हो गया, या फिर टिटनस हो गए, या फिर टाइफाइड हो गया। जो कुछ बैक्टीरिया हैं, आप इनके नाम ज़रूर आप कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, या फिर आपको याद होगा, याद करिए कोलेरा के कौन से बैक्टीरिया होते हैं, टिटनस के क्या होते हैं, टाइफाइड का कौन सा बैक्टीरिया है। ये सारा का क्लासिफिकेशन आप किस में रखते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक तो हमने केवल बैक्टीरिया के टाइप्स हमने देखे, इनके क्लासिफिकेशन देखे। तो देखिए, हमने मोनेरा अभी तक डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी मोनेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसका जो मेन टॉपिक है मोनेरा में, मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन तो बैक्टीरिया के बता दिए, लेकिन अबाउट बैक्टीरिया, ऑल अबाउट बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया है क्या, कैसे हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आपके इससे भी आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया के नए टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। तो है वो इसी का पार्ट है, लेकिन बैक्टीरिया आप नए तरीके से पढ़िएगा। मैं सारा डिटेल्ड बैक्टीरिया के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।